मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 लाने व राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके अंतर्गत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आयुष और आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी यही लक्ष्य था। इसको देखते हुए राजस्थान में के अजमेर राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 का कैबिनेट में मंजूरी दी गई। वर्तमान में प्रदेश में केवल जोधपुर जिले में ही एक हमारा आयुर्वेद विश्वविद्यालय संचालित है। बजट वर्ष 2024-25 में एक और विश्वविद्यालय खोलने की जो घोषणा की गई थी, इस बजट घोषणा को पूरा करते हुए अजमेर में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राजस्थान आयुर्वेद योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इससे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राज्य सरकार की आयुष नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा। प्रदेश में एक और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुर्वेद योग व नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी आदि के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय चिकित्सा पद्धति की अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रदेश में आयुष क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद अधिसूचना के द्वारा दोनों आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाएगा। इसी तरह आज कैबिनेट में राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया। आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन का निर्णय भी किया गया है। ये निदेशालय वित्त राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर के अधीन कार्य करेगा, जिसका मुख्यालय जयपुर में रहेगा तथा इसके कार्य क्षेत्र को इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान रहेगा। नवगठित निदेशालय आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच एवं अभियोजन का कार्य करेगा। इससे राजस्थान संबंधी सूचनाओं और आर्थिक अपराधों की जांच का कार्य एकीकृत रूप से किया जा सकेगा। इस निर्णय से रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंक बीमा, एनबीएफएससी एवं शेयर बाजार से जुड़ी हुई वित्तीय अपराध, मल्टी लेवल मार्केट, झूठी ठगी, दिवालिया, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां तथा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरियां प्रवेश से संबंधित मामलों की प्रभावी जांच कर आमजन को राहत दी जा सकेगी। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे या विक्रय, स्टाम्प एवं पंजीयन अनियमितता, फर्जी कंपनियों द्वारा गठित सहकारी समितियों में घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई संभव हो सकेगी। ये निदेशालय वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक, खनिज सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर राजस्व लीकेज पर भी निगरानी रखेगा तथा टैक्स चोरी को भी रोक सकेगा। इस निर्णय से
राजस्व संग्रह प्रणाली मजबूत बनेगी और वित्तीय अनुशासन स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। इस निदेशालय के लिए 107 पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें विभिन्न राजस्व विभागों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों से विशेष चयन प्रक्रिया से भरा जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरूप जांच प्रणाली एकीकृत होने से कार्रवाई तेजी से होगी और आर्थिक अपराधों का प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित होगा। मैं आगे माननीय राज्य में पहले तो आने वाले होली और इस बार अनेक वर्षों के उपरांत होलिका दहन का मुहूर्त हमारे अनेक पंडितों ने प्रयास करने के बाद 2 तारीख होलिका दहन का मुहूर्त निकाला है। मैं आप सबको होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ हमारे लिए गौरव का पल है, गौरव की बात है हम राजस्थान वासियों के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय का भी राजस्थान पर आगमन होने की पूरी संभावना है और आगामी 28 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री जी दोनों का यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की तरह अजमेर पर कार्यक्रम है। उस सब के लिए भी आप सादर आमंत्रित है। मित्रों, आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 2 नए विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें पहला है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026। पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में ये प्रावधान किया गया था और तत्कालीन परिस्थितियों के देखते हुए जरूरी भी था। जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था, जनसंख्या का रेशियो बहुत बढ़ रहा था, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था और अनेक परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक समझा गया था। विशेषज्ञों ने, आर्थिक दृष्टि से काम करने वाले विशेषज्ञों ने भी यह राय दी थी कि जनसंख्या नियंत्रण भारतवर्ष के लिए जरूरी और इसीलिए जो हमारे सरकारी अधिकारी थे उनके प्रमोशन के संबंध में भी ये प्रावधान किया था कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो प्रमोशन नहीं होगा। और नगर पालिका और नगर अधिनियम में भी प्रावधान किए गए थे कि 2 से अधिक संतान होगी तो उनसे चुनाव लड़ने की ये अयोग्यता होगी। राजस्थान सरकार ने कालांतर में सरकारी अधिकारियों कार्मिकों के प्रमोशन में 2 से अधिक संतान होने की जो बाधा थी उसको हटा दिया था और अब पूर्व में जो जनसंख्या का रेशियो 3.2 था वो इन 15-20 सालों में करते धीरे धीरे 2 पे आ गया। अब सब तरह से ये मांग की जा रही है कि जो योग्य व्यक्ति है, सक्षम है, जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है, काम करने का मन है, इरादा भी है और मात्र उसकी 2 से अधिक संतान होने से वो अयोग्य माना जा रहा है। इस प्रावधान को ठीक किया जाए और आज इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में और उसके स्पष्टीकरण में और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते 2 या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि अन्य योग्यताएं रखता है तो वो चाहे पंचायत राज का कोई भी इलेक्शन हो या नगर निकाय का कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। और आज के बाद ये जो पूर्व में अनेक प्रश्न करते थे कि इसका क्या होगा, आने वाले इसी कोशिश है इसी विधानसभा सत्र में इन दोनों विधेयकों को जो बिल आज हमने मंजूर दिया है इसको कानून की जामा पहचाएंगे और प्रावधान जो है पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 के शब्द 4 और इसका जो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण है उसको दोनों को डिलीट करेंगे
और इसी तरह नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में ये संतान संबंधी जो प्रावधान है अयोग्यता का, उसको भी डिलीट करेंगे। और तीसरा मित्रों, ये जो कुष्ठ रोग की बीमारी है, इसको कठिन, बहुत भयंकर व्यापारी बीमारी माना गया, सीरियस बीमारी माना गया। अनेक तरह की आवाज आ रही थी कि नहीं, ये सीरियस बीमारी नहीं है। और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण हुआ और माननीय न्यायालय ने ये कहा कि नहीं, ये प्रावधान है वो भेदभावी है, इसको रखना ठीक नहीं है। तो सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ये जो कुष्ठ रोग वाले जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को भी आज हटाने का निर्णय लिया है। और अब ये जो एसपीसी यूनिट पिटिशन नंबर 2010 थी और 7/5/2025 को, मई 2025 में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उसकी पालना में इसको भी हटाने का निर्णय लिया। और चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, पंचायत राज के विकास की आधार जुड़ी है हमारा, पूर्व में इसका शब्द था ग्राम सेवक, अब है इसका वीडियो, और उससे अफसर बड़ा होता है बीडीओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर और विलेज लेवल ऑफिसर। इनका प्रमोशन होता है और प्रमोशन होने के बाद असिस्टेंट वीडियो बनते हैं, परंतु इनकी प्रमोशन का जो स्कोप है वो बहुत कम है। अभी राजस्थान में जितने हमारे ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं, इसकी संख्या करीब 11,000 से अधिक है, 11,304। और जो इनका प्रमोशन होने के बाद जो अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी 246 से ऊपर अभी नहीं है हमारे पास। और इनका पे ग्रेड लेवल 6 है जो 2600 का होता है, और इनका पे ग्रेड लेवल 10 है जो 3600 का होता है। तो एडीओ के जो 750 नवीन पद स्वीकृत करने के साथ ही इनके पटवारी, कृषि परिवेशक, मंत्रालय कर्मचारी के पदोन्नति के जितने अवसर है, इनको भी दिए जाएंगे, ताकि हमारे वीडियो जो एडिशनल वीडियो, असिस्टेंट वीडियो बनेंगे और इनका प्रमोशन का अवसर सभी को मिलेगा। ये पंचायत राज व्यवस्था चूंकि राजस्थान की देन है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री ने नागौर से इसकी, नेहरू जी ने इसके प्रारंभ किया था, और राजस्थान में ये सबसे सशक्त कानून है। और इस कानून की मार्फत हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं जो योग्य है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसके अंदर कुछ निर्णय जो उद्योग से रिलेटेड है, उनकी जानकारी मैं आपके माध्यम से जनता को देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उदयपुर के अंदर एक आयरन ओर की माइन है। वो आयरन ओर की माइन का जो ओर है, जो वहां से निकल रहा है माइनिंग से, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक कंपनी आगे आई है जिसने कहा है कि हम आयरन ओर को स्टील में बदलेंगे, लोहे में बदलेंगे। तो वो 500 करोड़ का निवेश करना चाहती है। उसको हमने 53 हेक्टेयर भूमि वहां पर दी है। 1.5 मिलियन मीट्रिक टन इनका उत्पादन होगा, और डायरेक्ट इस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 550 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनडायरेक्ट के अंदर तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंसिलरी यूनिट्स वहां पर आ जाएंगी जो इतनी बड़ी फैक्ट्री को मदद और सप्लाई चेन प्रोवाइड करेगी। ये जो प्लांट है, ये इसको कहते हैं बेनिफिकेशन और पैलेट प्लांट। तो जो आयरन ओर है उसको लेकर पहले तो साफ करेंगे, आयरन ओर को साफ करने के बाद उसको पैलेट्स में बदलेंगे, गोल बॉल पैलेट्स में बदलने के बाद उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ जाता है। अब ये समझने वाली बात है कि अगर ऐसी फैक्ट्री हम नहीं लगाते तो ये आयरन ओर अपने प्रदेश से बाहर चला जाता। आज हम वैल्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने ही क्षेत्र में। इससे जीएसटी रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टील वैल्यू चेन के अंदर मजबूती आएगी, और आत्मनिर्भर भारत का ये सपना भी पूरा करता है। इसमें कैबिनेट ने तय करा है
कि इसकी जो दर होगी जमीन की वो डीएलसी की डबल रेट होगी। दूसरा निर्णय है मंडपम, जो एयरपोर्ट के पास टॉप रोड पे जो जमीन है B2 बाईपास पर, वहां मंडपम बनने का निर्णय एक पहली कैबिनेट मीटिंग में हुआ था। लेकिन उस मीटिंग के अंदर जो निर्णय हुआ था उसको हमने और सुधारा है। उस समय जो निर्णय हुआ था उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तकरीबन 3055 करोड़ आ रही थी, और इस कीमत में और जो रेवेन्यू जनरेशन होता उसमें गैप आ रहा था, वो था 635 करोड़ का। तो ये जो गैप था इसका भार राज्य सरकार पर आ रहा था पहले मॉड्यूल में। हमने उसको बदल दिया अभी, और अब हमने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको और बेहतर बनाकर उसी एरिया में हमने कर दिया 5815 करोड़ का मंडपम बनेगा। इससे रेवेन्यू जनरेशन जो होगा वो होगा 5825 करोड़, और जो 635 करोड़ का भार राज्य सरकार पे पहले आ रहा था उसको हमने जीरो कर दिया। राज्य सरकार को एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, पूरा मंडपम बनके तैयार होगा जिसका इस्तेमाल हम सभी करेंगे, और उसके ऊपर भी 10 करोड़ का फायदा होगा। सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट हमने इसको बना दिया। अब आप ये जानते हैं कि जिस तरह की इकोनॉमी पूरी देश में बढ़ रही है, जिस तरह के इवेंट्स आते हैं उसमें कॉन्वोकेशंस होती हैं, कन्वेंशन सेंटर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, और इन सब के आने से और भी जो फायदा प्रदेश को और शहर को होता है वो तो निश्चित तौर पे होगा ही। हमारे खुद के युवा, राजस्थान के युवा इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं, एआई और आईटी में काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर जो जीसीसी आएंगे, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो आएंगे, उसमें काम करने का उन्हें अवसर मिलेगा। तीसरा जो बड़ा निर्णय हुआ है वो हुआ है कि उद्योग लगते ही थे, लेकिन ज्यादातर उद्योग सरकार लगवाती थी। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता था वो सरकार तय करती थी। अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगाता भी था तो छोटी सी कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगा देती थी। हमने तीसरा जो निर्णय कैबिनेट में करा है वो है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026। इसकी हमने एक नीति बना दी, और नीति के अंदर हमने तय कर दिया कि 4 तरह के मॉडल होंगे। एक मॉडल होगा जिसमें पूरी जमीन रिको देगी। दूसरा मॉडल होगा जिसमें 80% जमीन कोई भी डेवलपर ले चुका होगा, और 20% तकरीबन जमीन उसको अगर और चाहिएगी तो वो रिको या सरकार उसको दिला देगी। तीसरा मॉडल होगा जो पूरी जमीन पूरी तरह से डेवलपर ही ढूंढे, वो तीसरा मॉडल है। और चौथा मॉडल होगा जो पीपीपी मोड पर होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर। इसमें हमने जो सबसे पहला मॉडल है जो जमीन पूरी रिको देगा, उसकी भी हमने प्राथमिकता तय कर दी कि कहां पर देगा। जहां उद्योग लगने की बहुत संभावना है और उद्योग बहुत लगते हैं वहां पर रिको जमीन नहीं देगा। ये हम ऐसे जिलों में देंगे जहां पर उद्योग बहुत कम पहुंच पाए, तो एक इंसेंटिव हो जाएगा कि अगर सरकार से जमीन चाहिए तो ऐसी जगह जाइए जहां पर उद्योग बिल्कुल नहीं लगते, ताकि वहां पर एक इकोनॉमी डेवलप। तीसरे मॉडल के अंदर जो पूरी तरह से डेवलपर अपने पैसे लगाकर जमीन खरीद रहा है और डेवलप कर रहा है कि 50 एकड़ भूमि कम से कम होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पूरा पार्क बना रहे तो छोटा सा नहीं होना चाहिए, 50 एकड़ की पूरी जमीन होनी चाहिए। और पहले 10 जो इंडस्ट्रियल पार्क लेकर आएगा उसको हम खास तौर से 20% कैपिटल सब्सिडी देंगे। जितना भी वो पैसा लगा रहा है उस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए, उसका 20% हम उसको दे देंगे, लेकिन उसकी भी अपर लिमिट होगी। 100 करोड़ तक अगर वो खर्च करता है तो हम 20 करोड़ वापस करेंगे। अगर 100 से 250 एकड़ में वो काम करता है तो 30 करोड़ देंगे, और 250 एकड़ से ज्यादा करता है तो 40 करोड़ हम उसको देंगे। उसके साथ हम प्रेफरेंस किसको देंगे? अब इसमें प्रेफरेंस हम उसको देंगे, इस फंडिंग के अंदर भी प्रेफरेंस उसको देंगे जो कैटेगरी 3 एरिया है, वही एरिया जहां पे सबसे कम उद्योग लगते हैं, वहां पे सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे।
CETP पे भी खर्चा करेंगे, जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके ऊपर भी 50% उसको पैसा वापस करेंगे। और पार्क की बाउंड्री तक हम पानी की सुविधा देंगे, सड़क की सुविधा देंगे और सबसे नजदीक बिजली की उसको सुविधा देंगे। और सबसे नजदीक जो सरकार की सड़क है वहां तक सड़क के निर्माण का भी हम उसको सहयोग देंगे, लेकिन मात्र 60% और ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़। इसके अंदर भी हम तय कर रहे हैं कि वो सड़क कितनी चौड़ी होगी, उसकी क्या बनावट होगी। यही नहीं, पहले ये जमीनें पब्लिक के पास उपलब्ध नहीं होती थी। कौन सी जमीन पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा? हम राज निवेश पोर्टल पे जितनी भी सरकार की ऐसी जमीनें हैं जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क लग सकता है, कोई डेवलपर आ सकता है, वो राज निवेश पोर्टल पे सामने डाल देंगे ताकि सबको ज्ञात रहे कि कहां पर काम संभव है। इससे तेज गति आएगी, समय कम है, समय निकलता जा रहा है, तेज गति आएगी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तेज गति आएगी। ऐसे क्षेत्रों में भी डेवलप होगा जहां पर आमतौर पे उद्योगपति जाना पसंद नहीं करते, वहां पर सरकार इंसेंटिव दे रही है। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये हमारा कदम उसको साबित करता है।